हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप बेटा मस्त मजे से होंगे और अपनी केयर अच्छे से कर रहे हैं आप, क्योंकि बेटा टाइम कैसा है, कंडीशंस कैसी है, ये आपको अच्छे तरह से पता है। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आज का लेक्चर आपका बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के लेक्चर में आपको सब कुछ आता होगा। क्लियर? कैसे? उसका रीजन आपको पता है क्यों? क्योंकि आज हम लेक्चर का रिवीजन करने वाले हैं, मतलब कि पूरे चैप्टर की हम ब्रीफिंग करने वाले हैं एक साथ। तो आज का लेक्चर हमारा पूरे चैप्टर को कंप्लीटली मिलाकर हमने एक रिवीजन लेक्चर बनाया है, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं प्रमोशन पार्ट के बारे में भी डिस्कशन। बेटा आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के आपके ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, साथ में आप एनटीएससी एनएससी जैसे प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो बेटा आपके स्कूल से एग्जाम्स होते हैं उनकी भी आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेटा ये हमारी जबरदस्त औसम काफी शानदार फाड़ू टीम है, जिनके साथ आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू बनाए रख रहे हो, क्योंकि इन फैकल्टीज से जो आपको नोट्स मिल रहे हैं ना बेटा, वो आपके एग्जाम टाइम पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इन फैकल्टीज के साथ आपको क्या करना है, बने रहना है और इनसे नोट्स को अपने आप क्या करोगे, स्टडी करोगे, क्योंकि फैकल्टीज मेहनत कर रही है, स्टडी तो आपको खुद को करनी है। ओके, क्लियर है बेटा। मेनली बात आती है कनेक्टिविटी की, तो आप किस तरह से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं उसका मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन तो है आपके पास टेलीग्राम का। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो फटाफट से प्लीज टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो बेटा, तो वहां पर आप देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जैसे 6, 7, 8, 9, 10 के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं, और उन ग्रुप्स में आपको क्या मिलेगा पता है, आपको उनमें स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। तो आप जैसे ही ग्रुप ओपन करोगे ना बेटा, तो उन ग्रुप को ओपन करने के लिए कोड मांगे जाएगा आपसे। तो वो कोड रहेगा आपका t.me/ttb06, वो कोड क्लास 6 के लिए। एज इट इज क्लास 7 के लिए t.me/ttb07। ओके, क्लास 8 मेनली हमारी क्लास 9 है बेटा, तो क्लास 9 का जो आपका कोड रहने वाला है वो रहने वाला है t.me/ttb009। और क्लास 10, ओके, फटाफट से आप कोड अप्लाई करो और स्टडी मटेरियल और डीपीपीस को प्रूफ रीड करना स्टार्ट करो, क्योंकि उनको रिव्यू करोगे आप तभी तो आपको हमारे स्टडी मटेरियल के लेवल के बारे में पता चलेगा। ओके, कितना अच्छा लेवल है तभी आप जज कर पाओगे। ओके, मेनली बात आती है बेटा कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी की सेकंड ऑप्शन है आपके लिए हमारी वेबसाइट। आपको अच्छी प्रिपरेशन करना है ना, तो हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू कीजिए। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर गो थ्रू करोगे बेटा, इस तरह के काफ़ी सारे पैकेजेस आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। ओके, आपको क्या करना है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आपकी 9th क्लास है, तो आप 9th क्लास का पैकेज सेलेक्ट कीजिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डेमो सैंपल्स लिए हुए हैं 6th क्लास के लिए आपको, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। ओके बेटा, इसका कॉस्टिंग प्राइस है 9,000 रुपीज। अब इस 9,000 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है ये मैं क्लियर कर देता हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस, पीरियोडिक सैंपल पेपर्स, मतलब कि इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है इसमें 9,000 रुपीज में। तो बिना देर किए फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और सीधा प्राइस डिटेल्स पर आ जाइए। ओके, और आपको लगता है कि नहीं मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाऊं और अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर पाऊं कि मेरी जो प्रिपरेशन चल रही है ना कितनी अच्छी लेवल पर है और कितना और बेटर करने का नीड है उसे। ओके, तो ये ऑप्शन भी हम आपके लिए लेकर आए हैं बेटा। टेस्ट सीरीज भी आप चाहें तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस आप देख पा रहे हैं यहाँ है 3,500 रुपीज। अब इस 3,500 रुपीज में आपको क्या क्या मिल रहा है मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, इसमें आपको पीरियोडिक जो सैंपल पेपर थे वो तो मिल ही रहे, साथ में आपको हम रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी देने वाले हैं हमारी फैकल्टीज की, और बाय वीकली क्विजेज भी देने वाले हैं। ओके, तो फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और सीधा बेटा कहाँ पहुंच जाइए, प्राइस डिटेल्स पर। और प्राइस डिटेल्स पर आते ही बहुत शानदार आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, बिल्कुल है गुड न्यूज़। क्या गुड न्यूज़ है बेटा, वहां पर आपके लिए एक डिस्काउंट कूपन है, मतलब कि 30% का यहाँ पर क्या मिलने वाला है, आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से बेटा 30% का डिस्काउंट चाहिए आपको, तो क्या करना होगा, यहाँ पर एक कोड अप्लाई करना होगा, और वो कोड मैं आपको बता रहा हूँ तो इसे ध्यान से सुनिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ओके, तो बेटा आपका जो कोड रहने वाला है वो है LS लाइव। क्या है बेटा, LS लाइव। इस कोड का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, क्योंकि बेटा ये जो कोड है ना आपको 30% का डिस्काउंट दिलाएगा, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आप कोड अप्लाई नहीं करते हो तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा फर्स्ट जो पैकेज है उसका कॉस्टिंग प्राइस कितना है हमारा, 9,000 रुपीज़। तो फाइनली यहाँ से 2,700 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, तो फाइनली आपको 6,300 रुपीज़ में
कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर। मतलब कि जो 9000 का पैकेज था ना, वो कूपन अप्लाई करने के बाद ओनली ऑन 6300 रुपीज़ का रह गया है। ओके, एज इट इज़ यहाँ पर अगर आप टेस्ट सीरीज पर भी ये कोड अप्लाई करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप कोड अप्लाई नहीं करते हो तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो जो भी आपको परचेज करना है, हमारा सब्सक्रिप्शन लेना है जिसके लिए भी, तो फटाफट से कोड अप्लाई कीजिए और 30% का डिस्काउंट पाइए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। और ओके, तो बेटा आपको क्या करना होगा, फटाफट से कोड अप्लाई करके बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और सीधा आप कहाँ पहुंचेंगे, पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। वहां पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो ना उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो। और इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ इतना अच्छा नंबर दिया है 9549041111, इस नंबर पर फटाफट से कॉल करो और अपने जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर कर लो। ओके बेटा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक फटाफट से मुझे बता दीजिए, है या नहीं है। नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये नंबर इतना अच्छा नंबर है ना कि ये सारे आपके पूरी प्रोसेस में जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही होगी ना सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। ओके, चलो मेनली टाइम आ गया हमारा लेक्चर स्टार्ट करने का, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनियल प्रॉमिस करते हैं। तो करोगे ना मेरे साथ कार्डिनियल प्रॉमिस? चलो आ जाओ, शुरू हो जाओ। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। बेटा बिल्कुल मुझे पता है कि आप स्मार्ट स्टूडेंट है ही सही, आपको क्या बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और स्मार्ट स्टडी करना शुरू कीजिए। चलिए, तो ये आज का लेक्चर जिसका आपको बहुत देरी से इंतजार था उसका है नेम पॉलिनोमियल्स रिवीजन, लेक्चर नंबर 12 एंड क्लास 9th। ओके, इसके कुछ लर्निंग आउटकम्स वगैरह, ये तो कंप्लीट चैप्टर है बेटा, तो इसलिए हमने पूरा ही ले लिया इसके। ओके, चलो मेनली हम आते हैं हमारे लेक्चर्स पर, एक बार हम ब्रीफिंग कर लेते हैं डायरेक्ट। तो फटाफट से बताओ, लेक्चर स्टार्ट जब हमने इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था पॉलिनोमियल के। ओके, तो पॉलिनोमियल के डेफिनेशन से, मतलब कि डेफिनेशन से पहले हमने उसकी कुछ जनरल टर्म्स जैसे कि कोफिशिएंट्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, इन सब के बारे में स्टडी किया है। तो इन सबको पहले हम ब्रीफिंग कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले आता है हमारे पास कांस्टेंट। अब मुझे बता दो, आपको पास पता है कि कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है क्या है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, यही होता है ना। तो यहाँ पर आपको पता है, ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। मतलब एक ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे 2 फॉर एग्जांपल, 2 3 5 7 9 11 6 8, कोई सा भी नंबर ले लीजिए, आपको क्या है, फिक्स्ड है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से देखिए, मेरा हाथ में फिंगर्स कितनी है, इस एंड में फिंगर्स 5 फिंगर्स है। ओके, तो ये क्या फिक्स है या नहीं है? बिल्कुल है। ओके, क्यों? क्योंकि वो कोई एक्सीडेंट या कुछ ऐसा एक रैंडमली कुछ होता है तो वो एक अलग बात है, वरना फिंगर्स तो टोटल मेरे हैंड में 5 ही रहेगी ना, सिंगल हैंड में, दोनों का अगर काउंट करूंगा तो 10 हो जाएगी। ओके, तो ये क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है। क्या है बेटा, ये फिक्स्ड वैल्यू। इसीलिए हमने बोला है कि कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो, वो है आपका कांस्टेंट। ओके, क्लियर। जैसे पाई भी इसका एक एग्जांपल है। फिर आता है आपका वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, देखो, ए सिंबल विच हैव टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब कि हमारे पास अगर कोई एक टर्म दिया हुआ है जनरल सा 1 + x, ठीक है, इक्वल 3, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसमें अगर आप वेरिएबल की बात करते हो तो वेरिएबल क्या है, x है। तो यहाँ पर अगर आप इस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देते हो कुछ भी, तो ये वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर आपका क्या होगा, पूरा ही टर्म का क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। कब? जब आपने इस वेरिएबल की वैल्यू को 2 पुट कर दिया तो आपको क्या मिला, 3 मिला। इसीलिए हमने बोला है कि ए सिंबल विच हैव टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए वेरिएबल। ओके, फॉर एग्जांपल x, y, z, कुछ भी ले सकते हो, अल्फाबेट ABCD, कुछ भी जो भी आप लोगे वो सारे क्या होंगे, आपके वेरिएबल्स होंगे। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका कोफिशिएंट, जिसको अच्छे से स्टडी करना। वैसे ये 7th क्लास का टॉपिक है, काफ़ी अच्छे से आप स्टडी करके आ चुके हैं, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोफिशिएंट आपका पता होना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 10th क्लास में भी आपका जब ये चैप्टर आपका स्टार्ट होगा ना, तो आपको वहाँ पर रिलेशन बताना होगा जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो आपको कोफिशिएंट्स और जीरोज़ दोनों के ही बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो जीरोज़ तो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स की बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, इन द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड वेरिएबल। मतलब कि वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल क्या हो गया आपका, अरे भाई अभी मैंने बताया x, y, z।
कांस्टेंट क्या हो गया आपका 2। तो ये देखो वेरिएबल, ये है आपका वेरिएबल और ये है आपका कांस्टेंट, ठीक है। इन दोनों का क्या हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट। क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। वही क्या है आपका कोफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको देखो यहाँ पर दिया है 3x² + 5x + 2। ओके बेटा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि x² का कोफिशिएंट बताओ, तो आप क्या बताओगे कि x² के साथ में जो आपकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, जो कांस्टेंट टर्म है, वही उसका कोफिशिएंट होगा। तो x² के साथ में क्या है यहाँ पर 3, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा आपका 3। एज इट इज यहाँ पर वेरिएबल क्या है आपके पास x। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ में क्या है 5 है। ओके तो 5 भी क्या है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा आपका 5 होगा। ओके और 2 जो है ये क्या है आपके जनरल टर्म है। तो कोफिशिएंट होता है आपका कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा फटाफट से। फिर आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी देखो इन्हीं से मिलकर बना है। किससे, कांस्टेंट और वेरिएबल से। मतलब कि कांस्टेंट और वेरिएबल जब इन साइन से क्या होते हैं, बॉन्ड होकर बने हुए रहते हैं, ठीक है, जुड़े हुए रहते हैं, तो वही क्या है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मान लो ये हो गया आपका एक वेरिएबल x, ठीक है, इसके साथ में हम एक कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं 2x, ठीक है, इसके साथ में हम एक कांस्टेंट और ले लेते हैं 5। तो बेटा ये जो 2x + 5 ये किससे जुड़ा हुआ है, किससे बॉन्डिंग है इनकी, प्लस की वजह से बॉन्डिंग है, वरना क्या होता, ये हो जाता 2x और ये हो जाता 5। तो ये क्या होता, ये होता आपका टर्म, ठीक है। तो जब हम टर्म की बॉन्डिंग इन साइन से करते हैं, ये जो साइन है, ओके, तो ये ही क्या होगी आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएगी। क्या बनाएंगे ये सब मिलकर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल देखो 3x², ओके, कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, कांस्टेंट है, ओके। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, यहाँ नेगेटिव से है, यहाँ पॉजिटिव से, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन ने इनको क्या किया हुआ है, बॉन्ड किया हुआ है, बांध के रखा हुआ है। ओके तो ये क्या होगा आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम कह सकते हैं कि जब हम हमें मिलता है कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के साइन से ये बॉन्ड होकर रहते हैं, वो होगा आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब मेनली आते हैं पॉलिनोमियल पर। अब बेटा पॉलिनोमियल की जो मैंने आपको डायरेक्ट एक डेफिनेशन बताया था, उससे पहले मैंने आपको इसका एक मीनिंग बताया था कि पॉलिनोमियल होता क्या है और पॉलिनोमियल किससे मिलकर बनता है। तो पॉलिनोमियल 2 वर्ड से मिलकर बना है। किससे मिलकर बेटा, 2 वर्ड से, पॉली एंड नोमियल, ठीक है। याद आया, पॉली का मीन क्या होता है, मेनी, और नोमियल का मतलब टर्म्स, ठीक है। तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, मेनी टर्म्स हो, बहुत सारी टर्म्स हो, वो क्या होगा आपका पॉलिनोमियल होगा। क्यों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही क्यों बोला है, क्योंकि बेटा मेनी टर्म्स की जब बात आएगी ना, तो ये मेनी टर्म्स किसी ना किसी से तो बॉन्ड होकर रहेगी ना कोई साइन से, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, क्लियर है, इन्हीं से बॉन्ड होकर रहेगी ना, इसीलिए बोला जाता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है आपकी, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन f(x) ऑफ द फॉर्म ऑफ f(x) = a0 + a1x + a2x² + a3x³ + an x⁴n। ओके, जहां पर आपके a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है, रियल नंबर है। क्या है बेटा, रियल नंबर है। मैं वापस क्लियर कर देता हूं आपको। देखो जब आपके पास कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें f(x) किस फॉर्म में हो, a0 a1x a2x² a3x³ an x⁴n। ओके अब देखो यहां पर अभी तक मैंने बेटा कोई भी साइन नहीं लगाया है। क्या किया है मैंने, इनके बीच में कोई भी साइन यूज नहीं किया है। तो क्या बना है ये तो आपकी सिर्फ एक टर्म्स बनी है ना। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कब बनेगी, जब मैं इसमें पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगा, तभी तो बनेगी ना। ओके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो तभी होगा, तभी तो इनके बीच में बॉन्डिंग होगी। तो हमने यही बोला है कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, वो क्या होगा आपका पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर a0 a1 a2 a3 an ये सब क्या है बेटा, ये सब है आपका रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। ओके क्लियर। और एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं, यहां पर ये जो x है इसका कोफिशिएंट है a1, x² का कोफिशिएंट है a2,
एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है a3 और एक्स की पावर n का कॉफिशिएंट है an। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ये लीजिए। ओके क्लियर है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या बोलोगे आप, a2। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n पूछा जाता है तो an। ओके क्लियर है। और एक बात और ध्यान रखना, जब आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में आप लिखते हो तो इसकी जो पावर्स रहेगी, मतलब कि वेरिएबल की जो पावर्स रहेगी वो कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, या आप कह सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। पावर्स कैसी होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव ही तो हुआ। क्लियर है, समझ में आया। तो पॉलिनोमियल क्या होगा कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, जहां पर a0 a1 a2 a3 an आपके सारे रियल नंबर्स है और कोफिशिएंट ऑफ x a1 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a2 है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब a3। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले हम आगे। तो यहाँ पर मेनली आपको ये याद रखना है, ऑल द इंडेक्स ऑफ x, मतलब कि x की जितनी भी डिग्री होगी, इंडेक्स को हम पावर भी बोलते हैं, इंडेक्स को हम डिग्री भी बोलते हैं। क्लियर है। तो x की जितनी भी डिग्री होगी, मतलब कि वेरिएबल की, वो कैसी रहेगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर। कैसी रहेगी बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके क्लियर है। चले आगे, फटाफट से नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ओके अब मेनली आते हैं हम इसके आइडेंटिफिकेशन पर, कि हम किस तरह से पहचानेंगे, किस तरह से इसकी आइडेंटिटी करेंगे कि हाँ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। अगर मैं आपको एक कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे देता हूँ डायरेक्ट, और मैं आपसे पूछता हूँ कि ये आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो किस तरह से बताओगे, उसका कुछ ना कुछ आइडेंटिटी तो होगा ना। तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। आ जाओ, यहाँ पर हमें दिया है √3x² प्लस x माइनस 5। ये जो है ना, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। क्या है ये, पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर क्या वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, वेरिएबल क्या है, x है, x की पावर नेगेटिव है, नहीं है। x की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में है, नहीं है। क्लियर है, ओके क्लियर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर आपको जो नजर आ रहा है √3x² प्लस x माइनस 5 इज अ पॉलिनोमियल, वेरिएबल x एंड ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ x के जितने भी एक्सपोनेंट्स है वो कैसे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके क्लियर है। चलो सेकंड देख लेते हैं, √3x² माइनस प्लस √x माइनस 5x, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये क्यों पॉलिनोमियल नहीं होगा बेटा, देखो आप अब सोचोगे कि सर यहाँ तो √3x² को आपने पॉलिनोमियल बोला और यहाँ मना कर रहे हो। देखो मैं यहाँ पर √3x² की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं इसके आगे की बात कर रहा हूँ। देखो इसके बाद क्या है आपके पास √x। अब इस √x को क्या लिखोगे आप बेटा, x की पावर 1/2। क्या लिखोगे आप, x की पावर 1/2। तो jabki हमने तो ये बोला है ना कि जब हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो और वेरिएबल हो तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। लेकिन यहाँ पावर कैसी मिल रही है आपको, फ्रैक्शंस फॉर्म में मिल रही है। कैसी मिल रही है, फ्रैक्शंस फॉर्म में मिल रही है। तो फ्रैक्शंस फॉर्म में तो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं है ना। इसी वजह से हमने बोला है कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अगर यहाँ पर ये रूट नहीं होता, ओनली x होता, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होता। ओके चलो नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारे पास 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 5x प्लस 6। बेटा ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, देखो यहां तक भी सही है, यहां भी सही है, यहां भी सही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप इस टर्म को देखते हो -5/x, तो बेटा ये x जब ऊपर आएगा तो इससे आप क्या लिखोगे, -5x की पावर -1। क्या लिखोगे, x की पावर -1। तो बेटा मैंने आपको यही तो बताया है कि इंडेक्स तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, पावर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अगर पावर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, और यहाँ पावर नेगेटिव है आपकी। ओके क्लियर है। चलो तो यहाँ पर क्या बोला गया, इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ए इज द एक्सपोनेंट ऑफ फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म देखो आप, फोर्थ टर्म ये रही आपके पास, इज नॉट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। ओके क्लियर है। चलें आगे फटाफट से, आ जाओ। अब बात करते हैं हम डिग्री की। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल बिल्कुल जरूरी है। डिग्री का मतलब होता है पावर इंडेक्स, जो भी आप समझो, ठीक है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ ए एक्स, या आप बोल सकते हो कि हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल।
हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड ए डिग्री। ओके, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मान लो x की पावर 2 और यहाँ x की पावर 1, तो बेटा यहाँ पर दोनों में से पावर कौन सी बड़ी है, पावर 2 बड़ी है ना, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी आपके पास 2 होगी। ओके, फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं 2x माइनस के प्लस 7, तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले देखो वेरिएबल पावर किसका देखना आपको, वेरिएबल का। वेरिएबल क्या है, x है, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी 1, तो ये हो गया 1 डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो, वेरिएबल कितने 1 वेरिएबल है, यहाँ पर x की पावर कितनी है आपके पास 1, यहाँ x की पावर कितना है बेटा आपके पास 2, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2, तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कितना है यहाँ पर 2। अब यहाँ पर फटाफट से देख लीजिए हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री कितनी होगी आपकी 3 होगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, समझ में आया अच्छे से कहीं से कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, नहीं है ना, फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके आगे। चले बेटा, चलिए अब बात आती है इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है ना, अगर ये आपको आता है तो ये देख लीजिए आपको पूरा पॉलिनोमियल समझ में आ जाता है। क्यों, क्योंकि गेम क्लासिफिकेशन का ही तो होता है। क्लासिफिकेशन हम इसका 3 टाइप्स में करते हैं। फर्स्ट तो करते हैं इसके वेरिएबल्स के बेस पर, सेकंड करते हैं हम इसके डिग्री के बेस पर, और थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो करते हैं हम इसके टर्म्स के बेस पर। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल, बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन ए टर्म्स। ठीक है, अब आपको पता है कि डिग्री क्या होती है, आपको पता है कि टर्म्स क्या होती है, आपको पता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब बताओ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे भाई x वेरिएबल, y वेरिएबल, z वेरिएबल, डिग्री अभी आपने देखा डिग्री, अभी आपके पास डिग्री जहाँ पर 2 आई तो आपने बोला कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, 3 मिली है तो 3, आपने जहाँ पर 3 डिग्री मिली है तो वहाँ 1 और 2 को छोड़ दिया है ना, जहाँ 2 डिग्री मिली है तो 1 को ड्रॉप कर दिया। ओके, तो डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, टर्म्स के बेस पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आ जाओ फटाफट से। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, क्योंकि वेरिएबल में तो आप ये याद रखना बस कि एक सिंगल वेरिएबल है या डबल वेरिएबल है या ट्रिपल वेरिएबल है। ओके, मेनली बात करते हैं हम डिग्री के बेस पर। डिग्री, तो डिग्री के बेस पर अगर हम बात करते हैं और हमें कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और वो पॉलिनोमियल कैसा है, कांस्टेंट टर्म है, क्या है उसमें बेटा, कांस्टेंट टर्म है, तो उसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी बेटा 0 डिग्री। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पॉलिनोमियल है fx, ठीक है, क्या है बेटा fx, मतलब कि मान लो 9 दिया हुआ है। अब इसकी जो डिग्री की बात करोगे आप, तो इसकी डिग्री कितनी होगी आपकी 0 होगी। ओके, कब, जब ये आपका क्या है कांस्टेंट है, और ये याद रखना कि ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये अगर 0 के इक्वल हो गया तो आप इसकी डिग्री कैसे फाइंड करोगे। ओके, क्लियर है, चलो आ जाओ सेकंड पर बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो होता है आपका fx इक्वल ax प्लस बी। क्या होता है, fx इक्वल ax प्लस बी। यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन होती है, a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर अगर आप a की वैल्यू 0 पुट कर देते हो तो 0 इंटू एक्स प्लस बी, ये क्या बना 0 प्लस बी, तो बेटा b कांस्टेंट हो गया ये तो। ओके, क्लियर है, इसीलिए बोला जाता है कि 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपको क्या याद रखना है कि अगर पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 है तो वो क्या होगा आपका 1 डिग्री पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर। सेकंड आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब यहाँ डिग्री 1 है तो यहाँ डिग्री कितनी होगी 2 होगी क्वाड्रेटिक में। ओके, क्लियर। इसकी जो जनरल टर्म है वो है आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन रिपीट होती है कि a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू 0 कर दोगे तो बेटा ये 0 हो गया आपका, क्या हो गया ये 0, क्या बचा bx प्लस सी, तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। ओके, क्लियर है, समझ गए आप। चलो फटाफट से देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये भी डिग्री के बेस पर ही है। अभी आपने डिग्री 0, फिर डिग्री 1, फिर डिग्री 2, यहाँ क्या होगा डिग्री 3 होगा। ओके, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो वो क्या होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी वो रहेगी आपकी ax स्क्वायर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, यहाँ पर भी सेम कंडीशन, a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये तो आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ओके,
नेक्स्ट आ जाओ बाई क्वाड्रेटिक, जिसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 4 है तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा आपका ax की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो डिग्री के बेस पर हमने इसे मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि फोर्थ के अलावा भी और कुछ होता है जो आपको नोट में यहाँ नजर आने वाला है। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है 4 और 4 से ज़्यादा टर्म्स है ना, तो डज नॉट ए पर्टिकुलर नेम, मतलब हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसमें 4 या 4 से ज़्यादा टर्म्स हैं, तो हम उसे पर्टिकुलर नेम नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हम इससे बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसीलिए हम कहते हैं इसमें मेनी टर्म्स, क्या बोला जाता है, मेनी टर्म। भाई सिंगल टर्म आ गई तो आप बोल दोगे लीनियर है, डबल टर्म आ गई, सॉरी सिंगल टर्म आ गई ओनली कांस्टेंट मिली तो जीरोथ ऑफ ए पॉलिनोमियल बोल दोगे, डबल टर्म मिली मतलब कि वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट तो आप बोल दोगे लीनियर है। फिर 3 टर्म्स मिली, वेरिएबल की पावर 2, फिर वेरिएबल की पावर 1 एंड कांस्टेंट क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, फिर बाई क्वाड्रेटिक, फिर क्या बोलोगे आगे, नहीं बोल सकते ना। इसीलिए हमने यहाँ पर बोला है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और अगर उसकी डिग्री 4 या 4 से ज़्यादा है, सॉरी उसकी जो टर्म्स है वो 4 या 4 से ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, सॉरी पॉलिनोमियल होगा ओनली, क्वाड्रेटिक तो डिग्री 2 होगी तब। ओके, चलो अब यहाँ पर ये याद रखना कि एफ एक्स इक्वल 0 इज ए कॉल्ड ए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, जिसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके बेटा, चलो आ जाओ फटाफट से। अब यहाँ पर देखो, हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे ना, तो उसके हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और इन एग्जांपल से समझते हैं। ओके, देखो सबसे पहले आपके पास है बेटा कांस्टेंट टर्म। क्या है कांस्टेंट टर्म? कांस्टेंट टर्म में हम क्या देखते हैं कि इसकी जो डिग्री रहेगी वो कितनी रहेगी आपकी, 0। ठीक है, लीनियर में जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी, तो ये तो हो गया कांस्टेंट और ये हो गया लीनियर। ओके, क्लियर। तो डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, हमें हाईएस्ट पावर देखना है, ये ध्यान रखना। आप क्या देखना है हमें, हाईएस्ट पावर। ओके, तो यहाँ डिग्री कितना है आपके पास, 2 है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ डिग्री वेरिएबल देखिए फटाफट से, एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स क्यूब, हाईएस्ट डिग्री देखिए वेरिएबल की कितनी आपके पास यहाँ पर, 3, तो ये क्या होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 4 है तो ये क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, डिग्री 5 पे तो क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। ओके, क्लियर है। तो फाइनली आप यहाँ से डायरेक्ट आप चाहें तो पॉलिनोमियल बोल सकते हैं इन्हें। ओके, बस क्या याद रखना है इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में कि ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, फटाफट नोट कर लीजिए, वैसे ऑलरेडी नोट है ये आपके पास, क्योंकि आज हम लेक्चर की पूरे ब्रीफिंग करने वाले हैं। ओके, चलो, तो फर्स्ट हो गया हमारा डिग्री के बेस पर। ओके, अब हम बात करते हैं टर्म्स के बेस पर। तो बेटा टर्म्स के बेस पर भी इसी तरह से, अगर 1 टर्म है हमारे पास, कोई पॉलिनोमियल है और उसमें ओनली 1 टर्म है, क्या है उसमें ओनली 1 टर्म, फॉर एग्जांपल 77x माइनस के 4x स्क्वायर, तो देखो ये अकेला एक टर्म है, ये अकेला एक टर्म है, 8y अकेला एक टर्म है, सिंगल टर्म्स है। तो हमने यही तो बोला है ना, हम अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसमें सिंगल टर्म है तो वो होगा आपका मोनोमियल। अगर पॉलिनोमियल है उसमें 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल। देखो 2 टर्म्स, 1 टर्म 2 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म। ओके, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 है आपके पास, 1 2 3 1 2 3, तो वो क्या होगा आपका, क्या होगा बेटा, ट्राइनोमियल। ओके, क्लियर है। तो डिग्री के बेस पर आपने 0 पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसे लीनियर, फिर आपके लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, सॉरी क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। ओके, और इधर टर्म्स के बेस पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, चले आइए, चलो फिर नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यूज क्या होती है? अब देखो नेम से ही समझो, वैल्यू, कोई अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। और पॉलिनोमियल किससे मिलकर बनता है? उसमें कांस्टेंट टर्म भी होती है, उसमें वेरिएबल भी होता है, उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होता है, उसमें कोफिशिएंट भी होता है, मतलब कि सारी चीज़ें होती है। क्लियर है ना? तो हमारे पास मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये क्या है हमारे पास, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या है बेटा आपके पास, वेरिएबल फटाफट से देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास वेरिएबल क्या है, x है। क्या है? x। अगर आप इस वेरिएबल की यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करते हो और वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर आपको कोई वैल्यू फाइंड होती है, तो वही क्या होगा आपका वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल। सो
हमारा जो स्टेटमेंट है उसे देखिए, हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है f(x) और अगर हम x के प्लेस पर रिप्लेस करते हैं a को, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, मतलब कि सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल a इन द गिवन पॉलिनॉमियल एंड डिनोटेड बाय f ऑफ a, मतलब कहने का ये है आपके पास कोई पॉलिनॉमियल है और उस पॉलिनॉमियल में x के प्लेस पर अगर आप a पुट करते हो तो a पुट करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वही होगा आपका वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x के प्लेस पर हम पुट कर देते हैं 2। क्या पुट कर देते हैं बेटा? 2। ओके, आ जाओ 2 पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये तो हो गया आपका a, क्या हो गया a, ये x और ये इक्वल a, तो ये 2 जो है ना, ये क्या भाई आपका a है। तो f ऑफ 2 पुट करते हैं हम यहाँ पर, मतलब कि f ऑफ a, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, तो 4 प्लस 7 प्लस, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 6, ये हो गया आपका 6 और 4, तो फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा बेटा आपको? 14। क्या मिला? 14, मतलब कि f ऑफ 2 पुट करने पर आपको इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या मिली? 14। अगर आप यहाँ पर f ऑफ 1 पुट करते हो, मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? 1 प्लस 3 प्लस 4, 8। क्या मिलेगा बेटा आपको? 8। क्लियर है? तो हमने यही तो बोला है कि अगर हम पॉलिनॉमियल में वैल्यू पुट करते हैं वेरिएबल की, और वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर हमें कोई वैल्यू फाइंड होती है, तो वही वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनॉमियल है। ओके, फटाफट से नोट कर लिया, चलें आगे। चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल। दोनों सेम है, वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनॉमियल और जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल, बस छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। इसे हम पहले तो ये ध्यान रखना है कि रूट्स ऑफ ए पॉलिनॉमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ ए पॉलिनॉमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल को। ओके, द रियल नंबर a इज ए रूट और जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल f(x) इक्वल इफ a इक्वल 0, f ऑफ a इक्वल 0। मतलब कि देखो, मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। आपके पास एक पॉलिनॉमियल है f(x), ठीक है, इसमें आपने क्या किया? x के प्लेस पर पुट किया a, और x के प्लेस पर a पुट करने पर, मतलब कि f ऑफ a पुट करने पर जो भी वैल्यू फाइंड हुई वही आपकी वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनॉमियल है ना। अब सेम जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल में क्या है कि जब आप f के प्लेस पर a पुट करते हो और a पुट करने पर अगर पॉलिनॉमियल 0 हो जाता है तो वो क्या होगा? जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल होगा। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करें? x की वैल्यू पुट कर देते हैं 2, मतलब कि f ऑफ 2। ओके, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4। तो बेटा देखो, 4 माइनस 8 प्लस 4, क्या हो गया? ये 8 माइनस 8, फाइनली f ऑफ 2 इक्वल क्या मिला यहाँ से आपको? 0। क्या मिलता है? 0। तो हमने यही तो बोला है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है और उसमें f ऑफ a पुट करने पर अगर हमें वैल्यू 0 मिल जाए तो वो क्या होगा? जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल। ओके, क्लियर? चले आगे, ये आपको सॉल्व करना है, ये आपके लिए। अब मेनली आती है कि पॉलिनॉमियल से रिलेटेड हमारी कौन कौन सी थ्योरम्स है। तो बेटा इन थ्योरम्स में फर्स्ट है रिमाइंडर थ्योरम, सेकंड इज फैक्टर थ्योरम एंड थर्ड इज डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, चलो फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? देखो, रिमाइंडर आपको नेम से ही समझ में आ रहा है कि क्यों, क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस में जब डिवाइड करते थे तो आपको कभी रिमाइंडर मिलता था और कभी रिमाइंडर नहीं मिलता था। ओके, रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है? देखो, लेट px बी एनी पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन or equal to 1 and a be any real number, and if p of x is divided by x minus a then the remainder is equal to p of a। अब इधर आओ, देखो आपके पास कोई पॉलिनॉमियल है px, क्या है बेटा? px, और इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करते हो आप किससे? x माइनस a से। अगर आप इससे डिवाइड करते हो, मतलब कि यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करते हो x की, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? a। क्या मिलेगी? a। तो f ऑफ a पुट करने पर जो आपको मिलेगी वैल्यू इस पॉलिनॉमियल की, वही क्या होगी? आपका रिमाइंडर होगा। ओके, क्लियर है? नहीं आया समझ में? हमें क्या दिया है? 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1। तो जब हम इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे, ये जो पॉलिनॉमियल है इससे डिवाइड करेंगे इससे, तो बेटा यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करो। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे? इसे इक्वलेट करोगे 0 से, तो x की वैल्यू फाइनली यहाँ से आपको मिलती है 1।
क्या मिलती है 1। अब इस x की वैल्यू 1 को आप पुट कर दो यहाँ पर, तो x के प्लेस पर पुट कर दो f(1), तो फटाफट देखो 3 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 की पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, फाइनली 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, ये तो हो गया 3 प्लस का, और ये -8 माइनस 5। तो बेटा यहाँ पर जो आपको रिमाइंडर फाइंड होगा ना, वो रिमाइंडर कैसे फाइंड होगा, -5। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी है, आपको ज़्यादा इनमें उलझने की जरूरत नहीं है। ओके, बस x की वैल्यू फाइंड करो और पुट कर दो। अब फैक्टर थ्योरम भी इजी चीज है, इसमें भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ px भी है पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है आपके पास px, ठीक है, जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके 1 के, a be a real number such that p of a equal 0, then x minus a is a factor of px। मतलब कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px, और इस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करते हो x माइनस ए से। किससे डिवाइड करते हो बेटा, x माइनस ए से। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, a। तो मतलब कि p ऑफ a पुट करने पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा, और जो 0 मिल रहा है उसके साइन में चेंज कर दो, पॉजिटिव मिल रहा है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव कर दो, और उसको x के साथ लिख दो, तो वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पर एग्जांपल है, f ऑफ x इक्वल 3x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ से x प्लस 1। बेटा x की वैल्यू फाइंड करो, तो x की वैल्यू क्या फाइंड करोगे, -1। तो f ऑफ -1, x के प्लेस पर -1 पुट कर दो, तो 3 -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2। ओके, तो देखो यहाँ से तो क्या मिलेगा, -1 की पावर 4, मतलब कि सम पावर है तो सम ही मिलेगा। ओके, इवन ही मिलेगा, सॉरी। तो यहाँ पर देखो पावर इवन है तो इवन मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 ओनली। यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, यहाँ -3, यहाँ +2। बेटा देखो ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस से। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। यहाँ पर क्या हुआ, 1 बचा है, इससे ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर 2। क्या बचा बेटा, 2। ठीक है, मतलब कि हमें यहाँ पर 0 नहीं मिला है। 1 मिनट हम वापस देख लेते हैं इसे हम वापस देख लेते हैं जल्दी से। देखो आपने क्या किया, यहाँ पर इसमें x के प्लेस पर क्या पुट किया, +1। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड की तो -1 मिलती है, तो -1 यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो गया -1 का क्यूब, और यहाँ है ऑलरेडी आपके पास माइनस, क्या है यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास माइनस, हमने प्लस लिख दिया है, तो ये लीजिए माइनस फिर प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ से तो मिलेगा बेटा आपको 3, यहाँ से मिलता है -1, यहाँ से मिलता है आपको -1। क्यों, क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे तो -1 ही मिलेगा, +1 मिलेगा, लेकिन उसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, ये हो गया -3 और ये हो गया +2। तो बेटा ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, -2 और +2, ये भी क्या हो गया 0। तो बेटा यहाँ पर आपने क्या देखा कि f ऑफ -1 जो है ना, ये क्या है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो हमें जीरोज मिलता है ना, तो उस जीरोज के साइन में चेंज कर दो और उसे x के साथ लिख दो। तो ये नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव कर दो और x के साथ लिख दो। तो ये क्या बना, फैक्टर बना किसका, इस पॉलिनोमियल का। x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x + 2 का। ओके, समझ में आया आपको, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे, आ जाओ। नेक्स्ट आता है आपके पास बेटा ऑपरेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के क्या क्या ऑपरेशन हैं, यहाँ डॉक्टर्स वाले ऑपरेशंस नहीं है, यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। ओके, तो पॉलिनोमियल के अगर हम ऑपरेशंस की बात करते हैं तो आप काफ़ी अच्छे से करते हुए आए हैं। अरे भाई, एडिशन करना आता है, सब्ट्रैक्शन करना आता है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब कुछ आता तो है आपको। क्या प्रॉब्लम है, देखो एडिशन किस तरह से करते हैं, एडिशन ऑफ ऑल लाइक टर्म्स, जितनी भी हमारे पास लाइक टर्म्स हैं उन सबका क्या करो, एडिशन। मतलब कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उस पॉलिनोमियल में आपके पास जितनी भी लाइक टर्म्स हैं उन सारी लाइक टर्म्स को क्या करो, आप ऐड कर दो, तो वो जाएगा आपका एडिशन ऑफ ए पॉलिनोमियल।
सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, फटाफट देखो, सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस, जब आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसमें डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, लाइक टर्म्स के बीच में, मतलब कि एक्स के पावर क्यूब वाली आपके पास 2 टर्म्स हैं, तो उन दोनों के बीच में जो आपका डिफरेंस रहेगा वो होगा आपका सब्ट्रैक्शन। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मल्टीप्लीकेशन आपके सामने है, एज इट इज, मल्टीप्लाई कर दो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी टर्म्स को, ईच टर्म को इसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें आगे। बेटा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा है ज़रूरी। यहाँ पर देखो, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। अब पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम सिखाना चाहता हूँ मैं, वैसे सिखा चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैं वापस से बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px, क्या है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, और इस पॉलिनोमियल के साथ में एक और है पॉलिनोमियल हमारे पास gx, ठीक है। हमारे पास 2 पॉलिनोमियल है, एक तो है px और एक है gx। जब हम पॉलिनोमियल px में डिवाइड करते हैं किसका, पॉलिनोमियल gx का, तो हमें फाइंड होता है, क्या फाइंड होता है, qx एंड rx। हियर qx इज ए क्वोशिएंट एंड rx इज ए रिमाइंडर। ओके, क्लियर है, मतलब कि जब आपके पास कोई पॉलिनोमियल px है और उस पॉलिनोमियल में आप पॉलिनोमियल gx का डिवाइड करते हो, तो आपको वहाँ क्वोशिएंट भी फाइंड होगा, वहाँ रिमाइंडर भी फाइंड होगा। ओके, अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, अगर हम उस पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल का डिवाइड करेंगे तो हमें वहाँ क्वोशिएंट मिलेगा। बिल्कुल, जब हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं तब भी तो हमें क्वोशिएंट मिलता है ना, तो वहाँ हमें क्वोशिएंट भी मिलेगा और वहाँ हमें रिमाइंडर भी फाइंड होगा। ओके, क्लियर है। देखो इसके कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। इफ px एंड gx आर एनी 2 पॉलिनोमियल विथ gx नॉट इक्वल टू 0, जहां पर कंडीशन क्या होगी, gx नॉट इक्वल टू 0, gx की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल, तो हम पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। क्या पॉलिनोमियल में क्या फाइंड करोगे, rx और qx, मतलब कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, ओके, और आप इसमें अगर gx का डिवाइड करते हो तो सीधा सीधा आपको qx और rx मिल रहा है। और अगर आपको डायरेक्ट gx दिया हुआ हो, rx दिया हुआ हो और qx दिया हुआ हो और पॉलिनोमियल फाइंड करना हो, तो क्या करोगे, gx का मल्टीप्लाई करोगे qx से और उसमें rx ऐड कर दोगे, यही होगा आपका डिविडेंड या px। ओके, यहाँ पर px क्या है, डिविडेंड है, gx डिवाइजर है, qx क्वोशिएंट है एंड rx रिमाइंडर है आपका। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको डिविडेंड फाइंड करना हो तो क्या करोगे, आप डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दोगे क्वोशिएंट से और उसमें अगर रिमाइंडर ऐड कर दोगे तो वापस से आपको डिविडेंड फाइंड हो जाएगा। ओके, लेकिन इनकी जो कंडीशन से मेन, वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि डिवाइड करने में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है ना, वो इन्हीं कंडीशंस का होता है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो rx इक्वल 0, जब हमारे पास rx 0 दिया हो और डिग्री ऑफ rx, अगर डिग्री ऑफ rx मतलब कि रिमाइंडर की डिग्री ऑफ gx क्वोशिएंट की डिग्री से, रिमाइंडर की डिग्री क्वोशिएंट की डिग्री से क्या हो, लेस देन हो, तब क्या क्या कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन, जब हमें अगर रिमाइंडर 0 मिले, क्या मिले, रिमाइंडर 0, जब आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने पर अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो आपको क्या समझना है कि जो gx है ना, वो फैक्टर है किसका, बड़े वाले पॉलिनोमियल का, फर्स्ट पॉलिनोमियल का। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या बोला है कि जब आपको r इक्वल 0 मिल जाए तो आपका जो gx है ना, वो फैक्टर होगा किसका, px का। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सेकंड देख लेते हैं। इफ द डिग्री ऑफ px, अगर px की डिग्री gx की डिग्री से ग्रेटर देन हो, क्या हो, ग्रेटर देन हो, तो क्या करोगे आप, px की डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करोगे gx की डिग्री को। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला मैंने, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px और उस पॉलिनोमियल px की डिग्री ग्रेटर देन है दूसरे पॉलिनोमियल gx से, तो आपको gx की डिग्री को सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों, क्योंकि आपको qx फाइंड करना है, क्वोशिएंट, तो qx फाइंड करने के लिए आप px की डिग्री को सब्ट्रैक्ट करोगे gx की डिग्री से। ओके, आ जाओ। सेकंड और लास्ट जो हमारी है मेनली, वो है कि अगर हमारे पास px और gx दोनों की ही डिग्री इक्वल आ जाए,
तो QX जो मिलेगा ना आपको क्वेश्चन, वो कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले हम आगे। चलो देखो अब मैं यहां आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। PX क्या है आपका, डिविडेंड। GX क्या है आपका, डिवाइजर। ओके RX क्या है आपका, रिमाइंडर। और QX क्या है आपका, क्वेश्चन। ओके मतलब कि जब आप इसमें डिवाइड करते हो इसका, तो आपको ये दोनों फाइंड होते हैं। ओके क्लियर। अब देखो मान लो हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, ax² + bx + c, और हमें इसमें डिवाइड करना है लीनियर पॉलिनोमियल का। किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। तो लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास यहाँ पर mx + n। तो हम जब डिवाइड करते हैं यहाँ पर किसमें, ax² + bx + c में, किसका डिवाइड करते हैं, हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर बेटा mx + n का, mx + n का, ठीक है। तो डिवाइड करने पर आपको क्या क्या कंडीशंस याद रखनी है। अगर आपके पास px की डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन है किससे, डिग्री ऑफ gx, तो क्या करोगे आप, सेपरेट करोगे किसे, px की डिग्री को, डिग्री ऑफ px माइनस डिग्री ऑफ gx। ओके क्यों, क्योंकि यहां से आपको मिलेगा qx, क्वेश्चन। ओके अगर आपके पास डिग्री ऑफ px इक्वल है डिग्री ऑफ gx के, तो आपके पास जो क्वेश्चन रहेगा वो कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर, ये सारा इसका फंडा है। ओके और इनसे अगर सारे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको लेक्चर्स में कराए हुए हैं, आप उन लेक्चर्स को रीड कीजिए एक बार। सब्सक्रिप्शन में सारे लेक्चर्स के हमने लिंक दिए हुए हैं, फटाफट से आप डिवीजन एल्गोरिथम ओपन कीजिए, वहां से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ओके ये मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए पूरे का। ओके अब मेनली बात आती है फैक्टराइजेशन की, क्योंकि इस चैप्टर में फैक्टराइजेशन का भी काफी ज्यादा रोल है। फैक्टराइजेशन क्या होता है, टू एक्सप्रेस ए गिवन पॉलिनोमियल इज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल each of degree less than that of the given polynomial such that no such a factor is a factor of lower degree is called factorization। मतलब कि फैक्टराइजेशन जो है ना वो क्या है, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसका छोटे से छोटा फॉर्म है, एक क्या है, स्मॉल से स्मॉल फॉर्म है, जिसकी डिग्री जो आपको फैक्टर दिया, जो आपको पॉलिनोमियल दिया है उसकी डिग्री उसके फैक्टर्स की डिग्री से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। मतलब कि फैक्टर की डिग्री लोअर होगी और पॉलिनोमियल की डिग्री ग्रेटर देन होगी। ओके मेनली यहाँ पर बात आती है बेटा फैक्टराइजेशन के मेथड्स की, ठीक है। फैक्टराइजेशन के कौन कौन से मेथड्स है, तो काफ़ी सारे हमने मेथड्स वैसे स्टडी कर चुके हैं। मेनली हमारे पास यहाँ पर 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट तो है कि फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। अगर आपको कॉमन लेना आता है तो क्या करोगे आप, फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ओके तो फर्स्ट मेथड क्या है फैक्टराइजेशन का, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर लेना। ओके कोई पॉलिनोमियल दिया है उसमें से आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर लेना है। ओके सेकंड है हमारे पास फैक्टर थ्योरम। क्या है फैक्टर थ्योरम, मतलब कि फैक्टर थ्योरम जब आप स्टडी कर चुके हो ना तो फैक्टर थ्योरम की हेल्प से क्या करना है आपको, यहाँ पर इसके फैक्टर करने। देखो फैक्टर थ्योरम का मैं रोल बता देता हूँ। फैक्टर थ्योरम से फैक्टर करने का मतलब होता है आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स करना है ना। अगर हम कांस्टेंट टर्म के फैक्टर करते हैं और फैक्टर उन फैक्टर्स को पुट करने पर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो वो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ओके क्लियर है। नेक्स्ट आता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, अब आपको नेम से ही समझ में आ रहा है, कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसकी मिडल टर्म तो होगी, उस मिडल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। मतलब कि मिडल टर्म को इस तरह से हमें ब्रेक करना है, तोड़ना है
कि मल्टीप्लाई करने पर तो हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन मिले, किसका, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन, ओके, और एड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडल टर्म मिले, कौन मिले, मिडल टर्म, ओके, क्लियर है। और फाइनल आता है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। बाय यूजिंग आइडेंटिटीज से तो मतलब है कि आपकी जो आइडेंटिटीज है उनकी हेल्प से आपको फैक्टर करना है, ओके। चलो यहां पर देख लेते हैं हम फटाफट से फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की हेल्प से किस तरह से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो बेटा कॉमन फैक्टर में क्या होता है, देखो यहां पर देख लो, when each term of an expression has a common factor, divide each term by this factor and take out is a multiple। मतलब कि हमें कोई टर्म दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें तो हम कॉमन फैक्टर लेते हैं और अगर हम उसका डिवाइड करते हैं ईच टर्म में तो उसके जो फैक्टर्स मिलेंगे एंड टेक आउट, और उसके जो फैक्टर्स है उसको मल्टीप्लाई कर लो उससे, तो वही क्या होगा, वापस से आपको वही टर्म मिलनी चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका कॉमन फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल 5ab + c माइनस -7b + c। बेटा दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, फटाफट देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से b + c, यहाँ से b + c, तो ये हो गया b + c। क्या बच गया, यहाँ से 5a माइनस है, यहाँ से 7b, तो ये हो गया आपका कॉमन फैक्टर। कितना इजी है अब बताओ, ओके। चलें आगे, चलो नेक्स्ट आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर फैक्टराइजेशन करना है आपको मिडल टर्म की हेल्प से, तो कैसे करोगे, इसके लिए आपके पास 2 केस है। फर्स्ट केस तो क्या है, जब आपके पास फर्स्ट जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या हो, 1 हो, मतलब कि इस फॉर्म में वो पॉलिनोमियल x² + bx + c में, तो आपको क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशन करने हैं, ठीक है। तो वी फाइंड इंटीजर्स, हम इंटीजर्स फाइंड करेंगे और हमने मान लिया वो पी और क्यू। अगर हम इन पी और क्यू को ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, बी, मतलब कि मिडल टर्म। अगर हम इन इंटीजर्स को पी और क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो है कोफिशिएंट ऑफ x² 1 और यहाँ है c, तो c को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो c मिलेगा, ओके। तो फाइनली यहाँ पर आपने b के प्लेस पर p + q पुट कर दिया, c के प्लेस पर pq पुट कर दिया, क्योंकि ये तो हो गया इनका सम और ये हो गया इनका प्रोडक्ट, ओके। फाइनली आपने क्या देखा, इस x को अंदर मल्टीप्लाई किया, जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन ले लिया, बस इतनी सी तो बात है। अरे भाई इसको एज इट इज रहने दो, x को मल्टीप्लाई करो px, x को q से मल्टीप्लाई करो qx pq। अब बेटा यहाँ पर पेयर बना लो 2 2 के, क्या कॉमन आ रहा है, x, क्या बचा x + p, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है q, क्या बचा अंदर x + p। तो फाइनली क्या देखते हो, ये तो कॉमन आ गया आपके पास x + p और एक बचा आपके पास x और q, तो x + q, ओके। एक तो हो गया ये फर्स्ट मेथड। अब हम चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है और वो इस फॉर्म में हो ax² + bx + c, तो सेम वापस आपको क्या फाइंड करने हैं, इंटीजर्स, और इंटीजर्स मान लो आप p और q, ठीक है। तो जब इन इंटीजर्स का आप सम करते हो तो क्या मिलेगा आपको b, और जब आप इन इंटीजर्स का प्रोडक्ट करते हो तो क्या मिलेगा आपको ac। देखो यहाँ क्या मिल रहा है ac, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर p और q को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो a × c, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन। इससे पहले वाले में ये था कि लास्ट टर्म जो थी हमारी वो तो c थी, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x² वहां पर हमारा 1 था और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा a है, तो इसलिए क्या आएगा ac, ओके। आ जाओ अब देख लो वापस b के प्लेस पर और c के प्लेस पर, b की वैल्यू तो ये पुट कर दो, c की वैल्यू ये पुट कर दो, ओके क्लियर है। तो c की वैल्यू आप pq = ac है, c की वैल्यू फाइंड करो यहाँ से, तो pq/a = क्या होगा, c होगा, ओके। तो ये लीजिए c की वैल्यू फाइंड पुट कर दी, ओके। फिर आप क्या करो, x की वैल्यू जो है ये बाहर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो फाइनली आप देखोगे कि आपको जो फैक्टर मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, ax + p एंड ax + q, ओके। ये सारी चीजें बेटा मैं लेक्चर्स में कंप्लीट करवा चुका हूँ, सिर्फ मैं आपकी ब्रीफिंग करवा रहा हूँ एक बार, ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे, ओके क्लियर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 केसेस स्टडी करने हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलो मेनली बेटा अब आते हैं हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पर, क्योंकि इसका जो लास्ट मेथड है वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज फैक्टराइजेशन मेथड का, ओके। तो काफ़ी सारी आइडेंटिटीज तो आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, बचपन से मतलब ये नहीं कि छोटे से तब से, बचपन से मीन कि 6 7 8 से, ओके। बचपन का मतलब सर हम तो छोटे थे कहाँ से पढ़ेंगे, वो नहीं, एक 6 7 8 में तो आप आए हो ना तब से। देखो फर्स्ट a + b का होल स्क्वायर,
ये तो नींदों में भी किसी से भी उठाकर पूछ लो तो वो बोल देगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस में सर माइनस कर देंगे 2ab में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर बहुत ज़्यादा यूज आता है, ए प्लस बी एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, है ना। अगर 3 टर्म्स आ जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखो एक बार तो तीनों का स्क्वायर कर दो, फिर एक बार इन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स आने चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है आपके पास ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इसी तरह से ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ओके, ये सारी चीजें तो आप एज इट इज याद कर चुके हो काफी अच्छे से, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है। ओके, फॉर्मूला का तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ए के प्लेस पर ए की वैल्यू पुट करोगे, बी के प्लेस पर बी की वैल्यू पुट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड करने के लिए बोल रहा है तो ऐड करोगे, इनमें तो कोई चेंजेस ही नहीं। सबसे ज्यादा स्पेशल केस ये वाला था कि अगर हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, अब इसमें स्पेशल केस क्या था, अगर ये जीरो हो जाए, क्या हो जाए, ये जीरो हो जाए, मतलब कि वेयर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो। जब ये जीरो हो जाएगा तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे आप जीरो से तो ये पूरा जीरो हो गया, मतलब कि यहां से आपको क्या मिलता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल क्या मिला, जीरो, यही मिला। ठीक है, अब आपका इस सर का तो पूरा राइट हैंड साइड का तो पूरा पार्ट जीरो हो गया। बेटा अगर आप इसे ट्रांसफर कर देते हैं उधर तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल क्या होगा आपके पास, 3abc। ओके, क्लियर है, ये लीजिए। ओके, तो ये आइडेंटिटीज तो आपको काफी अच्छे से आता है बेटा। ये नेक्स्ट है कि अगर वैल्यूज गिवन हो, ये देखो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, स्पेशल केस पहले ही वही है कि अगर आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो तो क्या होगा आपके पास, ये करें। ओके, चलो यहाँ पर देख लो वैल्यूज, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है क्या, पहले तो ये देख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर आप डायरेक्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। ओके, यहाँ पर माइनस कर दो, ये माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, क्लियर है। अगर आपको ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है तो ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो, ए माइनस बी की वैल्यू, ए इंटू बी की वैल्यू गिवन है तो ए इंटू बी की वैल्यू पुट कर दो। ओके, माइनस में भी सेम, अगर आपको यहाँ पर भी ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ओके, अगर आपको ए माइनस बी की वैल्यू पुट गिवन है तो यहाँ पुट कर दो, ए बी की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पुट कर दो, डायरेक्ट कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो सारे बेटा वैल्यूज पुट करने के, इनसे रिलेटेड हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं ये, है ना। ठीक है, ये सारे बेटा वैल्यूज पुट करने के तरीके हैं कि अगर आपको इनकी वैल्यूज गिवन है तो किस तरह से आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके इन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा ये था आपका पूरा लेक्चर, मेनली आज का पूरा पॉलिनोमियल रिवीजन करवा दिया है मैंने आपको, एक बार ब्रीफिंग करवा दिया है कि कौन कौन से हमारे टॉपिक्स थे, किस टॉपिक्स को हमने किस तरह से स्टडी किया। ओके, क्लियर है। तो आपको क्या करना है बेटा, अब इस लेक्चर को अच्छे से रीड कर लेना, और इसमें अगर कहीं डाउट है कहीं पर भी किसी भी तरह का, तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमने पार्टिकुलर अलग अलग लेक्चर बनाए हुआ डिफरेंट डिफरेंट, तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन में उनके लिंक्स गिवन है, उन लिंक्स पर क्लिक करो और अच्छे से स्टडी करो। बेटा इस लेक्चर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। साथ में अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो यार, अब तो इतनी देर टाइम हो गया मुझे, फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। भाई मेहनत कर रहे हैं तो आप भी तो कर सकते हो यार, फटाफट से लाइक करो और शेयर करो बेटा वीडियो जितना ज़्यादा हो सके। और अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत सारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ और आपको मज़ा आने वाला है, तो रेडी रहना, इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, वैसे मैंने करवा दिए हैं आपको। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम बेटा, ठीक है, बाय। बहुत खुश हूँ। क्यों? मेरा फोन फाइनली रिकॉग्नाइज हो गया और मेरा डेटा मेरे सामने है। हो गया, बंद कर दी क्या? नहीं, वॉइस आ रही है उसके पास।